हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के थर्ड पार्ट के बारे में और देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट होता है, इसके डेबिट और क्रेडिट साइड कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत ही इजी है। बैलेंस शीट की हेल्प से आप रियलाइजेशन अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स पता किसमें करते हैं? बैलेंस शीट में से एसेट्स को ट्रांसफर करते हुए कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती, और सिमिलरली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स कुछ अमाउंट ऐसी होती हैं जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते और स्टूडेंट उसको भी रिकॉर्ड कराते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर आता नहीं है और मिस्टेक हो जाती है। तो आज हम पहले आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर करेंगे, कौन सी एंट्रीज कहां रिकॉर्ड की जाती हैं और कौन सी एंट्री रियलाइजेशन में बिल्कुल नहीं आती, और साथ ही साथ हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे आज हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के बता देना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स रियलाइजेशन में जाएंगी और बैलेंस शीट वाली कौन सी आइटम रियलाइजेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगी। चलिए हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं एक फॉर्मेट। यहां पर हम सबसे पहले एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास होगी एसेट और लायबिलिटी साइड। यहां पर हमारे पास आ जाएंगी सारी लायबिलिटीज और यहां पर हमारे पास आ जाएंगी सारी की सारी एसेट्स। अब जल्दी से हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हो सकती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, नेक्स्ट बिल्स पेबल, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि वो रियलाइजेशन में आएगी या नहीं आएगी, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स को चोट लगने की वजह से दिए जाने वाला रिजर्व। अगर किसी वर्कर को चोट लगी तो उसको रिजर्व देंगे या नहीं देंगे, उसकी कंपनसेशन पे करेंगे या नहीं करेंगे, ये वो रिजर्व होता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई अप डाउन आए तो हमारे पास ऑलरेडी एक रिजर्व हो, ये वो वाला फंड होता है। इसके अलावा जर्नल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, देन पार्टनर्स लोन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, एक्स लोन, एक्स कौन है? पार्टनर। देन पार्टनर्स वाइफ्स लोन, मान लो वाई पार्टनर है और वाई की वाइफ का लोन। इसके अलावा पार्टनर्स का करंट अकाउंट बैलेंस, मान लो एक्स पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो तो हमेशा ही लायबिलिटी साइड ही दिया होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी दिया हो सकता है, एसेट साइड भी दिया हो सकता है। अगर वो लायबिलिटी साइड गिवन है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को पैसे देने हैं, दिए नहीं है लेकिन देने हैं। वहीं पर अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड गिवन है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं, अभी मिले नहीं है लेकिन मिल जाएंगे। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो तो हमेशा लायबिलिटी साइड ही आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये वो सारी डिटेल्स हैं जो हमने लायबिलिटी साइड देखी होती हैं बैलेंस शीट में। अब एसेट साइड अगर बात की जाए तो कैश या फिर कह लीजिए बैंक, इसके अलावा डेटर्स,
इसके अलावा बिल रिसीवेबल, देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। इसके अलावा कई बार आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट एसेट साइड भी दिया होता है। मान लो हमें जेड्स करंट अकाउंट दिया हुआ है। इसके अलावा अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। अगर पार्टनर्स लोन एज एन एडवांस एसेट साइड गिवन है, तो इसका मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। तो यहां पर हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, एडवांस टू जेड। इसके अलावा कई बार आपको जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो भी गिवन होते हैं। अगर तो वो लायबिलिटी साइड गिवन है तो वो प्रॉफिट है। मान लो आपको यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये प्रॉफिट है, और अगर यहां पर दिया हुआ है तो वो लॉस है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिए होते हैं कई बार। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है एसेट साइड की। अब इनमें से कौन कौन सी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में कहां जाएगी? अब आपको इतना तो पता है, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें क्या करने होते हैं? डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और वहीं पर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। अब इनमें से कौन कौन सी आइटम है जो लायबिलिटी साइड से ट्रांसफर होके रियलाइजेशन में जाएंगी, और कौन कौन सी एसेट साइड में से ट्रांसफर होके रियलाइजेशन में जाएंगी, वो हमें स्टडी करना है। तो चलिए, सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लायबिलिटीज हैं ये बैलेंस शीट में से ट्रांसफर होके क्रेडिट साइड जाती हैं। अब इसको याद करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें हमारी बुक्स में से लायबिलिटीज को कम करना है। लायबिलिटीज को कम करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑब्वियसली लायबिलिटीज को कम करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री लायबिलिटी को डेबिट करना होगा, क्योंकि लायबिलिटी को अगर क्रेडिट करेंगे वो तो बढ़ जाएगी। उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? डेबिट। तो यहां पर मैं बता देता हूं, जो रियलाइजेशन के टाइम पे लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री आती है वो होती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब जितनी भी लायबिलिटीज हैं हम उसको डेबिट कर देंगे ताकि वो बुक्स में से क्लोज हो जाएं, और कहां ट्रांसफर हो जाए? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। इसका मतलब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो कहां ट्रांसफर की जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के रिगार्डिंग। चलिए, सो ये हमारे पास हो जाएगा रियलाइजेशन का एक फॉर्मेट। जितनी भी लायबिलिटीज है वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहां पर हम लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। इसका मतलब जितनी भी एंट्रीज यहां लायबिलिटी साइड है वो क्रॉस होके इस साइड रिकॉर्ड की जाएंगी। एक तरह से क्रॉस बन जाएगा ये। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, उस लेफ्ट हैंड साइड की सारी लायबिलिटीज को उठाकर आपने रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है, तो क्रॉस बन गया। अब कौन कौन सी करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए क्रेडिटर्स की, तो सिंपल याद रखो
जितनी भी लायबिलिटीज आउटसाइडर्स लायबिलिटी हैं, जिसकी पेमेंट बाहर वाले बंदों को करनी होती है फर्म के द्वारा, वो आपकी क्रेडिट साइड आएंगी। सो कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले क्रेडिटर्स, यस, रिकॉर्ड किए जाएंगे। बिल्स पेबल, यस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब ये तो अगर वर्कर को चोट लगेगी तभी पे करना है। अब तो बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस क्योंकि बंद हो चुका है तो वर्कर को अब तो पेमेंट नहीं करनी है। इससे पहले अगर चोट लगी होती तो हम ये रिजर्व यूज कर सकते थे। सो इसका मतलब ये रिजर्व हमारी लायबिलिटी नहीं है, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए रखा जाता है, हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो ये भी जाएगा। जर्नल रिजर्व नहीं जाएगा, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इंप्लॉइज को देने वाली लायबिलिटी है, बिजनेस बंद हो रहा है तो इंप्लॉइज का फंड वापस करना पड़ेगा, तो ये भी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएगा। इसके बाद पार्टनर का लोन आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। पार्टनर का लोन जो है वो आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, सो ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा। इसकी हम डायरेक्ट पेमेंट तब करेंगे जब बिजनेस के पास पैसा बचेगा, तो अभी ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा। देन पार्टनर की वाइफ का लोन, अब वाइफ तो पार्टनर नहीं है ना, तो ये आउटसाइडर लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा। करंट अकाउंट भी नहीं आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस ब्रोट डाउन कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिसकी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। अच्छा, एसेट्स को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो एक बार देख लो। जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं यानी अपनी बुक्स में से क्लोज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एसेट्स को बुक्स में से निकालने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो आपकी एंट्री क्या आएगी? जितनी भी एसेट्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी टू एसेट्स। डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया गया? ऑब्वियसली क्योंकि अब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस बंद होने की सिचुएशन में हमें हमारी एसेट्स क्लोज करनी है, यानी एसेट्स बिजनेस में से कम करनी है, और जब एसेट्स को कम किया जाएगा तो क्रेडिट करके ही कम होंगी ना, डेबिट करेंगे तो बढ़ जाएंगी, तो इसलिए टू एसेट्स। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग हमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है जितनी भी एसेट्स हैं उन सबकी अमाउंट के साथ। इसका मतलब एसेट्स हमारी जितनी भी हैं वो कौन से साइड ट्रांसफर की जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। सो ये जितनी भी एसेट्स हैं हमारी, ये यहां से उठा के हम ट्रांसफर कर देंगे यहां, तो बन गया ना क्रॉस। लर्न करना इजी है। चलिए सब हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, कौन कौन सी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर की जाएंगी और कौन सी नहीं। अब आपको पता होना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि एसेट्स को बेच के लायबिलिटी की पेमेंट की जा सके। तो जो जो एसेट मार्केट में बिक सकती है हम उसको ही रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैश की, तो ये तो ऑलरेडी कैश में अवेलेबल है, कैश को थोड़ी मार्केट में बेचेंगे, सो ये ट्रांसफर नहीं होंगी। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ये सब ट्रांसफर किए जाएंगे। जेड करंट अकाउंट, अब क्योंकि ये भी पार्टनर का अकाउंट है, चाहे डेबिट साइड दिया हो चाहे क्रेडिट साइड दिया हो, यानी चाहे एसेट साइड दिया हो चाहे लायबिलिटी साइड दिया हो, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन में नहीं। सो नेक्स्ट एडवांस टू जेड। जेड को अगर एडवांस दिया गया है तो उससे पैसे वापस लिए जाएंगे, सो ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉसेज होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। सो कौन कौन सी आइटम्स नहीं आएंगी एसेट में से? कैश एंड बैंक, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, लोन टू द पार्टनर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करने के बाद
एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, वो आधा प्रिपेयर हो चुका है। मान लीजिए यहां तक आपने एंट्रीज पास की एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। जितनी भी आप लायबिलिटीज क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे उसके लिए आप यहां पर लिखोगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज मतलब ऑल लायबिलिटीज। फिर उनका नेम लिखोगे। आपने क्रेडिटर्स यहां पर ट्रांसफर किए, आपने बिल्स पेबल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जितनी भी लायबिलिटीज अभी मैंने आपको बताई, जो भी आपने ट्रांसफर किया आप उसको एक एक करके लिखो विद अमाउंट। सो लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। ऐसे ही डेबिट साइड आपको सारी एसेट्स ट्रांसफर करनी है। सो यहां पर आप लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स। सो एक एक करके जितनी भी एसेट्स आपने ट्रांसफर की, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, उन सबको आप अब यहां पर लिखोगे। तो ये आपका ट्रांसफर करने का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ट्रांसफर करने के बाद अब हमें क्या करना है? ऑब्वियसली जब हम एसेट्स को यहां पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं, इसका मतलब अब ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं। मार्केट में बेच के हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उससे अब हम लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं। अब एसेट को बेचने की एंट्री और लायबिलिटी को पे करने की एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? ये भी सिंपल है। जैसे आपने यहां पर जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्रॉस करके यहां पर ट्रांसफर की, जितनी भी एसेट्स आपने क्रॉस करके यहां पर ट्रांसफर की, सिमिलरली अब आपको एसेट्स बेचने के लिए भी क्रॉसिंग करनी है। यानी ध्यान से समझिएगा, ये जो एसेट्स आपने यहां पर ट्रांसफर किए हैं, इनको बेचने की एंट्री ऑपोजिट साइड यहां आएगी, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं इनकी पेमेंट करने की एंट्री ऑपोजिट साइड यहां पर आएगी। तो चलिए पहले एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट को मार्केट में बेचना, यानी तीन चीजें हो सकती हैं जो मैं जर्नल एंट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर एसेट मार्केट में बिकी तो पैसा आएगा, अगर कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट किए जाएंगे, और अगर एसेट और लायबिलिटी का सेटलमेंट हो गया, कोई लायबिलिटी हमारी एसेट एक्सेप्ट कर लेता है फॉर द फुल एंड फाइनल पेमेंट, तो उसकी एंट्री तो आनी ही नहीं है। तो कैसे रिकॉर्डिंग होगी? मान लो डेटर हमारे मार्केट में बिक जाते हैं, तो यहां पर डेटर दिए हुए थे 45,000 के, मार्केट में हमारे डेटर बिक गए 30,000 के। महंगे भी बिक सकते हैं, सस्ते भी बिक सकते हैं। तो अगर बिक गए, हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा। यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश या फिर बाय बैंक। मान लो 30,000 के बिके तो यहां पर हम लिखेंगे 30,000। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? डेटर्स, कि डेटर्स हमारे मार्केट में बिक गए। सेकंड हमें दिया हुआ था बिल रिसीवेबल। मान लो बिल रिसीवेबल है 20,000 के। ये 20,000 के बिल रिसीवेबल जो हैं वो मार्केट में नहीं बिके, एक पार्टनर ले गया। तो यहां पर हम कैश की बजाय उस पार्टनर का नेम लिखेंगे जो एसेट ले गया, बाय एक्स कैपिटल। मान लो वो 18,000 के मान के लेके गया, 20,000 वाली बिल रिसीवेबल वो कहता मैं 18,000 में ले जाता हूं, और बिजनेस में दे भी दिए। सो ये दो एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्रेडिटर ले जाता है हमारी एसेट तो उसकी तो एंट्री आनी ही नहीं है। अब अगर हम बात करें लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे की जाएगी? जितनी भी लायबिलिटीज आपने यहां रिकॉर्ड की उसको क्रॉस करके आपने यहां पर पेमेंट करनी है। और लायबिलिटीज के केस में भी दो ही चीजें हो सकती है, या तो लायबिलिटी की पेमेंट फर्म के द्वारा की जाएगी या फिर लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर के द्वारा की जाएगी। अगर लायबिलिटी की पेमेंट फर्म खुद करती है तो सिंपल यहां पर हम लिखेंगे टू कैश या फिर टू बैंक। जिस भी लायबिलिटी की पेमेंट की गई है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। और अगर लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो यहां पर पार्टनर का नेम आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने पेमेंट की है तो फर्म उसके अकाउंट में पैसे डाल देगी। सो मान लो वाई ने पेमेंट की है टू वाइज कैपिटल। लास्ट में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए भी हम इसी साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो ये था ओवरऑल व्यू कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है।
अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना तो बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक बार आपको शो कर देते हैं, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन तो हमारे डेस्क पे अवेलेबल है, तो एक बार ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। They decided to dissolve their firm on 31st March 2019 when the balance sheet was, उस समय बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार थी। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, क्योंकि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए आपको अमाउंट ही ट्रांसफर करनी है, तो देखिए क्या क्या चीज ट्रांसफर की जाएगी। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएंगे, बिल्स पेबल आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा, मिसेस एज लोन, ए का लोन नहीं है, ए की वाइफ का लोन है तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, लिखी जाएगी। पार्टनर्स लोन, सी पार्टनर है तो उसका लोन नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तब रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये सब नहीं आएंगे। एसेट साइड में से कौन सी एसेट्स ट्रांसफर होंगी डेबिट साइड और कौन सी नहीं होंगी? सबसे पहले कैश ऑब्वियसली नहीं आएगी। डेटर्स आएंगे कौन सी वैल्यू पे? 70,000 पे। ये 6,000 प्रोविजन है, प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएंगे। जहां हम लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं ना, वहीं पर प्रोविजन भी जाती है, तो ये चाहे एसेट साइड गिवन है लेकिन इसको हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। देन स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, गुडविल सब ट्रांसफर की जाएंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपनी कॉपीज में लिख लो, आप गलती करोगे, वो क्या है? अगर एसेट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई नहीं दी होती, जैसे यहां पर आप देख सकते हो ए से लेके एफ तक हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर किसी एसेट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसका मतलब वो एसेट मार्केट में नहीं बिकने लायक है, वो मार्केट में नहीं बिकेगी, उसके पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर लायबिलिटी की पेमेंट की गई है, नहीं की गई, कुछ नहीं बताया, फिर भी हमें लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस रूल, लायबिलिटी की पेमेंट चाहे हमें बताई हो चाहे ना बताई हो, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर बताई है तब तो हम उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे और पेमेंट कर देंगे, लेकिन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन लायबिलिटी के बारे में, तो आपको बुक वैल्यू पर ही अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर देनी है। चलिए, अब ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पर। सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा डिटेल में, हम डिटेल में नहीं, एक जर्नल फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इतने में अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले अगर हम देखें लायबिलिटीज हमें यहां क्रेडिट साइड ट्रांसफर करनी होती है, यहां पर हम लिख देते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अब एक एक करके हम सारी लायबिलिटीज यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे पास क्वेश्चन यहां डेस्क पर अवेलेबल है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं करूंगा। फर्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स 40,000, नेक्स्ट बिल्स पेबल 46, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 32,000। यानी ट्रांसफर करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जब उनकी पेमेंट की जाएगी, एसेट्स को बेचा जाएगा, तब आपको पॉइंट्स थोड़े समझने होंगे। नेक्स्ट मिसेस एज लोन, ये आएगा, वाइफ का लोन है ना। अमाउंट हमारे पास है 38,000। नेक्स्ट सीज लोन नहीं आएगा,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा, दैट इज 16,000। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास कैपिटल दी हुई है तो और कुछ नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें एसेट्स की तो वो डेबिट साइड ट्रांसफर की जाएंगी। यहां पर हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सो फर्स्ट कैश नहीं आएगी, डेटर्स आएंगे। अमाउंट 70,000। प्रोविजन माइनस करने के बाद नहीं, प्रोविजन से पहले वाली अमाउंट आएगी। प्रोविजन यहां पर लिखी जाएगी क्रेडिट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और अमाउंट हमारे पास है 6,000। नेक्स्ट, स्टॉक रिकॉर्ड किया जाएगा, अमाउंट 50,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 60,000। फर्नीचर 42,000। देन मशीनरी 1,36,000। नेक्स्ट, लैंड 1 लाख और लास्ट है गुडविल, अमाउंट 30,000। तो यहां पर अब हमारा जो आधा रियलाइजेशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आपको एसेट्स सेल करनी है। तो मैं यहां पर एक हल्की सी लाइन लगा रहा हूं ताकि डिवीजन हो जाए। एग्जाम में आपको लाइन नहीं लगानी है, हाँ आप पेंसिल से लाइन लगा के बाद में इरेज कर देना ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर डिस्प्ले कर देता हूं। यहां पर आप क्वेश्चन को साथ साथ देखते जाइएगा। मेरे पास यहां पर अवेलेबल है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ए जो कि पार्टनर है टुक ओवर स्टॉक एट 36,000। ही ऑल्सो टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन। ए कहता कि भाई एक तो मेरे को स्टॉक लेके जाने दो 36,000 का, एसेट को बेचने की बात हो रही है, एसेट मार्केट में नहीं बिकी, पार्टनर लेके जा रहा है। तो ठीक है, मैंने बताया था एसेट्स जो है वो आपको क्रॉस करके यहां रिकॉर्ड करनी है। तो यहां पर हम कैश की बजाय पार्टनर का नेम लिख देंगे, बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टॉक, कि वो स्टॉक लेके जा रहा है। कितने का लेके जा रहा है? 36,000 का। एक्चुअल स्टॉक हमारे पास 50,000 का है लेकिन वो 36,000 का लेके जा रहा है, नो इशू। हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है ना हमें बस वो फॉलो करनी है। महंगे में बिका, सस्ते में बिका, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हमें नहीं सोचना है क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस नहीं सोचना है। नेक्स्ट है ही ऑल्सो टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन। वो कहता कि भाई जो लायबिलिटी है ना मेरी वाइफ के लोन की फर्म के ऊपर, वो भी मेरे को दे दो, उसके पैसे भी मेरे को दे दे, मैं अपनी वाइफ के पैसे वापस कर दूंगा। कितनी अमाउंट नहीं बताया, मतलब पूरी ही पेमेंट उसको दी जाएगी। सो लायबिलिटीज यहां पर सेटल की जाती हैं क्रॉस करके। तो यहां पर हम लिखेंगे टू एज कैपिटल, साथ में लिख देंगे वाइफ्स लोन या फिर लोन और अमाउंट पूरी। सो लोन कितना का था? 38,000। सो फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है बी टुक ओवर हाफ ऑफ द डेटर एट 28,000। अब यहां पर हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो डेटर्स हैं कितने के? डेटर्स हमारे पास है टोटल 70,000 के। हाफ डेटर, हाफ मतलब 35,000 वाले डेटर्स कौन लेके जा रहा है? बी। बाकी हाफ 35,000 का क्या हुआ ये हम आगे देखते हैं। सो पार्टनर बी लेके जा रहा है, बी टुक ओवर हाफ डेटर्स एट 28,000। वो पूरे पैसे नहीं देके जा रहा, वो 28,000 ही देगा 35,000 के डेटर्स के बदले में। तो ठीक है, हम यहां पर उसका नेम लिख देते हैं बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर्स, अमाउंट 28,000। तो ये तो सेटल हो गया। आगे हमें कह रहे हैं सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 54,000
एंड हाफ ऑफ क्रेडिटर्स एट देयर बुक वैल्यू। यहां पर कह रहे हैं जो सी है ना पार्टनर, वो इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी ले गया 54,000 की, तो एसेट लेके जा रहे हैं, एसेट को यहां लिखते हैं क्रॉस करके, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय सीज कैपिटल। सी क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, कितने की, 54,000 की। ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की थी, 60,000 की, तो वो 54,000 की ले गया। इसके साथ ही जो सी है वो क्रेडिटर्स भी लेके जा रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे। टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास है 40,000, तो इसका हाफ कर लो, 20,000 एंड 20,000। सो हाफ ऑफ द क्रेडिटर एट देयर बुक वैल्यू। सी कहता कि 20,000 की जो लायबिलिटी है ना वो मैं पे कर दूंगा, मेरे को पैसे दे दो, तो ठीक है, हम लायबिलिटी की सेटलमेंट यहां करते हैं, सी के अकाउंट में से, मतलब सी के अकाउंट में हम पैसे डाल देंगे, किस चीज की, क्रेडिटर की पेमेंट की, कितने, 20,000। बाकी क्रेडिटर्स का क्या हुआ वो अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। नेक्स्ट डी पॉइंट में हमें कह रहे हैं रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू। सो ये हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स थे, ये डेटर का तो सेटलमेंट हो गया, अब बारी आई इनकी। ये जो डेटर हैं ये 60% में बिके, तो इसका 60% आप कर लो, कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 21,000। यानी ये डेटर मार्केट में ही बिके हैं लेकिन 21,000 के बिके। अब क्योंकि ये मार्केट में बिके हैं इसका मतलब बिजनेस में कैश आएगा, सो यहां पर हम बाय कैश लिखेंगे, कितनी अमाउंट, 21,000। ये भी डन। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड फॉर 30, मशीनरी फॉर 82 एंड लैंड फॉर 1,20,000। बाकी सभी एसेट्स मार्केट में बिकी हैं, तो इसको भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश। अब कैश के अंडर हम लिखते जाएंगे क्योंकि बार बार बाय कैश क्यों लिखना। क्या क्या बिका हमारा, फर्नीचर एट ₹30,000, देन मशीनरी at ₹82,000, then next land at ₹1,20,000। इतनी जानकारी हो गई। अब आगे हमें कह रहे हैं एन अनरिकॉर्डेड एसेट वाज सोल्ड फॉर 22,000। एक एसेट थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, हमें लगा शायद ये मार्केट में नहीं बिकेगी, लेकिन वो भी मार्केट में बिक गई, तो पैसे तो आ रहे हैं ना, तो यहीं पर हम इसके साथ ही लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट अमाउंट 22,000। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए, 4,000। लेकिन इससे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए क्या सभी लायबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है, क्योंकि मैंने अभी बताया था एसेट्स की जानकारी जितनी दी है उतनी ही रिकॉर्ड करोगे, जिसकी एंट्री नहीं दी मतलब वो मार्केट में बिकी नहीं। जैसे डेटर की जानकारी दी थी, स्टॉक की दी हुई थी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, लेकिन गुडविल की कोई जानकारी नहीं दी थी, इसका मतलब गुडविल मार्केट में नहीं बिकी और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन लायबिलिटीज में ऐसा नहीं होता है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स हाफ पेमेंट हो चुकी है, हाफ पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो क्या इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सो यहां पर हम लिख देते हैं टू कैश, यानी बाकी के क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कैश में की है। क्रेडिटर्स रिमेनिंग 20,000। बिल्स पेमेंट, बिल्स पेबल की कोई जानकारी नहीं दी, तो इसको क्या पैसे नहीं दिए होंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में बिल्स पेएबल अमाउंट 46,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसकी भी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन ये भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अमाउंट है 32,000। इसके बाद लोन की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब ये तो फंड है,
ये इसकी जानकारी नहीं दी होगी तो इसको हमने छोड़ देना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये फंड एम्प्लॉयज को देना होता है, इसकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, इसकी अगर जानकारी नहीं दी तो इसको छोड़ दो। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, कोई मिस नहीं हुई। अब बस हमें इसको बैलेंस करना है, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड कौन सी साइड ज्यादा है। तो यहां पर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, एसेट और लायबिलिटी यानी सब कुछ सेल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद कौन सी साइड ज्यादा है। ऑलरेडी कैलकुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, और डिफरेंस कितना है 77,000 का। इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा होने का मतलब बिजनेस को लॉस हुआ है, क्योंकि डेबिट तो एक्सपेंसेस होते हैं ना। सो यहां पर लॉस हुआ है, लॉस पार्टनर्स में शेयर किया जाएगा। तो यहां पर हमारी एंट्री आ जाएगी बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए, बी और सी के बीच में। कौन सी रेशो में? 2:1। सो 77,000 का लॉस हुआ है, 2:1 में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 30,800, सेकेंड हमारे पास अगेन 30,800 और लास्ट हमारे पास आएगा 15,400। तो ये है हमारे पास फुल फ्लेज रियलाइजेशन अकाउंट, 6,48,000 टोटल। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होता, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सो आई होप अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।